निकेतन कॉलोनी में पूर्व नगर अध्यक्ष रफीक सेठ इनके घर के सामने 10 अक्टूबर की शाम खुली जगह में एक मृतक शव बरामद हुआ। मृतक का शव जिस हालत में मिला उसे देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृतक की हत्या की गई है। इस घटना के सामने आते ही सारे परिसर में खलबली मच गई है। 10 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान यह घटना सामने आई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर दाखिल हुई और घटना स्थल का पंचनामा कर 7 दिनों उपरांत पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया। घटना स्थल की जांच के दौरान घटना स्थल पर खून से भरा एक लकड़ी का डंडा भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों में अफवाहों का दौर गर्म है। पुलिस इस मामले में हत्या के नजरिए से ही अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को अपनी कार्रवाई में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल शव के बारे में भी किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है और न ही मृतक का कोई रिश्तेदार सामने आया है, जिसकी वजह से हत्या की यह गुत्थी और भी उलझती चली जा रही है। यह सारी कार्रवाई संजय सोलंके के मार्गदर्शन में की गई। इस मामले की जांच पीएसआई शुभांगी ठाकरे कर रही हैं। अजगर एक सांप जो बहुत बड़ा होता है और गर्म देशों में पाया जाता है। प्राचीन यूनानी ग्रंथों में एक विशालकाय सांप का उल्लेख मिलता है। आधुनिक प्रणाली विज्ञान में यह सांप बोइडी वंश एवं पाइथोनिन उपवंश के अंतर्गत परिगणित होता है। इसकी भिन्न जातियां पूरे जगत में समस्त हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। सर्पों के इस वर्ग में कुछ तो 30 फुट या इससे भी अधिक लंबे मिलते हैं। अधिकांश अजगर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु कुछ जल के आसपास पाए जाते हैं, जहां वो जल में डूबे या उतराए पड़े रहते हैं। खामगांव तहसील अंतर्गत वर्णा गांव के निवासी ईश्वर सिंह तोमर के खेत में 10 अक्टूबर 2018 को दोपहर 12:30 बजे 9 फुट लंबा और 25 किलो वजनी अजगर नजर आने से सनसनी फैल गई थी। ईश्वर सिंह तोमर ने उसी समय सर्प मित्र राजेश नीले को बुलाया। सर्प मित्र राजेश ने नागो गुजरीवाल, छोटू गब्बू सावरकर की मदद से इस अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस तरह अजगर को जीवन दान मिल गया। आज आपण साप पकडला तो एक अजगर इंडियन पायथॉन जातीचा साप आहे। तो पूर्णपणे बिनविषारी साप आहे आणि आपल्या भागामध्ये खूप कमी प्रमाणात आढळतो। आज काही लोक त्याला मारल्यामुळे तो खूप दुर्मिळ झालेला आहे। तरी हा जो अजगर पकडलेला हा 25 साधारण 20 ते 25 किलो अजगर आहे तो आणि 8.5 ते 9 फुटाचा आहे। याला आता बोथा फॉरेस्टमध्ये जंगलामध्ये सोडून देण्यात येणार आहे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। अपने पति की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न से तंग आकर सोबिया परवीन ने महिला शिकायत केंद्र से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला द्वारा केंद्र को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 26 अप्रैल 2015 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका विवाह वर्धा निवासी शेख शहजाद से हुआ था। शादी के करीब 2 साल गृहस्थी सुखद रूप से जारी रही। कुछ समय बाद फिरदौस अली निशाद अली पीड़ित पति के घर किराए से रहने लगी तथा पीड़ित के पति के उक्त महिला से अनैतिक संबंध प्रस्थापित होने लगे, जिसके चलते पति अब सोबिया परवीन को मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। पारिवारिक जनों से शिकायत करने के उपरांत ससुर शेख सलाम, ननद कुदूसिया ने भी पीड़ित से असभ्य व्यवहार करना आरंभ कर दिया। साथ ही पीड़ित को माहिर घर से पैसे लाने हेतु परेशान किया गया, जिसके चलते पीड़ित ने अब तक करीब 3 लाख रुपए पति एवं परिवार जनों को दिए, किंतु पीड़ित को अधिक परेशान किया जाने लगा। साथ ही उसे कीटनाशक का जहरीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने का भी प्रयास किया तथा पीड़ित को धमकाया गया कि उक्त मामले की शिकायत करने पर उसे पति द्वारा तलाक दे दिया जाएगा। मेरे साथ में वहाँ पर मेंटली और फिजिकली दोनों भी टॉर्चर हुए। मेरे शोहर के एक हमारे घर में जो भाड़े से रहती है उसके साथ में उनकी नाजायज ताल्लुकात थे। मैंने अपनी आंखों से देखने के बाद में भी एक्शन ली थी, लेकिन उन्होंने मेरे को बोले नहीं थी, एक्शन लेने नहीं दी। और ये बात होने के बाद में मेरे सास ने, मेरे ससुरों ने और मेरे हस्बैंड ने और हमारे घर में जो भाड़े से रहती वो लेडी ने
मेरे साथ में मुझे मारे भी, और मुझे मारने के बाद में मेरे को पॉइजन पिलाने की कोशिश भी की, और मुझे बार बार बोलते क्या पैसे लेकर आओ घर से, ये लेके आ करते, वो लेके आ, मारा टोकी करते। और इतना होने के बाद भी मैंने अपने माँ बाप से नहीं बताई थी, लेकिन मैं जब मेरे से पैसे बार बार पैसे मंगाने के बाद मैं अपनी बहन यहाँ आई थी अकोला, और यहाँ से पैसे लेकर गई अपनी बहन के साथ, और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद में मुझे बोले क्या मैं ये सब मेरे साथ में हादसा हुआ, तो मैं कंप्लेंट करने के लिए गई, तो मुझे कंप्लेंट करने के लिए भी जाने नहीं दी, वहाँ पर घेरा डाल दिए थे। तो अगर कंप्लेंट करेंगी तो मैं तुझे 3 बार शब्द बोल दूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मेरे साथ में उन्होंने मेंटली और फिजिकली टॉर्चर बहुत की उन्होंने मेरे साथ। बता दें कि महिला के पति एवं ससुर पर वर्धा के विभिन्न थानों में कई अपराध दर्ज हैं। ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित महिला ने अकोला के महिला शिकायत निवारण केंद्र में न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की है कि केंद्र उक्त मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। VCN न्यूज के लिए अकोला से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। तक्षशिला महाविद्यालय के जनसंवाद व पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने दुर्गापुर साधना कम्युनिटी रेडियो सेंटर को भेंट दी। तुम्ही जर्नलिझम मध्ये काम करताय तर जर्नलिझम मीडियाचा तो रोल फार विचित्र असतो, त्याला तुम्ही आयसोलेशन मध्ये ठेवू शकत नाही। तुम्हाला मुलाखत घ्यायला कुठेही जावं लागतं, इंडिव्हिज्युअल मुलाखत घ्यावं लागतं, तुम्हाला ऑफिशियली मुलाखत घ्यावं लागतं, पब्लिक मध्ये घ्यावं लागतं, तो तर रोल तुमचा तुम्हाला म्हणजे सोशलच राहावं लागतं। मला असं वाटतं की आमच्याकडे लेडीज खूप आहेत, लेडीज स्टाफ खूप आहे, पण पर्टिक्युलर त्या माणसाचा तोच माणूस तिथे नाही। प्रॉब्लेम आहे ज्याच्याकडे बिझनेस आहे, ज्याला इंटरेस्ट आहे, ज्याला घरून सूट आहे, ज्याला घरून नाही तर बऱ्याचशा आईवडिलांचा प्रॉब्लेम असतो की त्यांची मुली इकडे पाठवतच नाही। शुरुआत में विद्यार्थियों और महाविद्यालय की तरफ से उपस्थित मान्यवरों का स्वागत किया गया। इसके उपरांत साधना रेडियो के समन्वयक प्राध्यापक संजय घरडे इन्होंने कम्युनिटी रेडियो का इतिहास बताया। साथ ही रेडियो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रेडियो सबसे लोकप्रिय माध्यम है। श्रोताओं के लिए रेडियो कम पैसों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस रेडियो पर मिलने वाली जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह रेडियो स्थानीय जनता की दुआ है, जिस वजह से स्थानीय कलाकारों को इस कार्यक्रम में स्थान देना हमारी जिम्मेदारी है। इसके उपरांत सभी विद्यार्थियों को रिकॉर्डिंग रूम व लाइव ब्रॉडकास्टिंग के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही रिकॉर्डिंग रूम व प्रोग्राम स्टूडियो भी विद्यार्थियों को दिखाया गया। इस स्टूडियो में मौजूद हर एक चीज से विद्यार्थियों को रूबरू करवाया गया। इस मौके पर तक्षशिला महाविद्यालय के जनसंवाद विभाग की प्राध्यापक स्नेहा वासनिक, प्राध्यापक बबन इंगोले, इनके मार्गदर्शन में कम्युनिटी रेडियो का अभ्यासक्रम पूरा किया गया। दुर्गापुर के इस साधना रेडियो दौरे में कोमल इंगड़े, जितेंद्र कांबड़े, सागर तायड़े, वैशाली इंगोले, बादल वैद्य, विक्की बाबुलकर, श्रेयस ठाकरे, रोहन गुड़दे, शिवानी ठाकुर, शिवानी बावने, योगेश श्रीवास्तव, मनाली बोम्बर्डे, गौरी डुकरे, निकिता कोरडे, नम्रता पवार, प्रियंका खाड़े, कुणाल पुनसे के साथ अन्य जनसंवाद विभाग के विद्यार्थी मौजूद थे। VCN न्यूज के लिए सागर तायड़े की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट,
शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अमरावती महानगर पालिका के सुकली डेपो में पिछले 3 दिनों से भयावह आग लगी हुई है। आग फैलती जा रही है, धुआं आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में भी लेता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए या फिर इसे अफसोसनाक बात कह लीजिए कि ना ही महानगर पालिका के अधिकारियों और ना ही उस डेपो का ठेका लेने वाली कंपनी के मालकों को इतनी जहमत गवारा हुई कि उस आग को बुझाने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएं। हालत यह है कि वह धुआं धीरे धीरे आसपास के परिसर को ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से लालखेड़ी, हैदरपुरा, सागर नगर, रविंद्र नगर, बाबा चौक, कोल्हापुरी गेट, पठान चौक, इन बहुल आबादी वाले इलाकों के लोगों को भी अब परेशानियां होने लगी है। आकाश को देखें तो ऐसा लगता है मानो कड़ी सर्दी में आसमान पर कोहरा छाया हुआ है, लेकिन दरहकीकत यह कोहरा नहीं है बल्कि सारे नीले नीले अंबर पर काला धुआं छाया हुआ है, जिसे हटाने की या जिस प्रदूषण को रोकने की कोशिश की नहीं जा रही। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं ये अमरावती शहर का सुकली कंपोस्ट डेपो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जहाँ पर आग उठाओ तो 50 फुट की दूरी पर भी किसी चीज को देखना मुश्किल हुए जा रहा है। और ये आग कोई आज की लगी हुई नहीं है, पिछले 3 दिनों से लगभग इसी तरह रह कर कंपोस्ट डेपो से ये धुआं निकल रहा है। और जैसे जैसे हवा बढ़ती है धुएं की मात्रा में भी इजाफा होता जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद पिछले 3 दिनों से प्रशासन ने यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों की और यहाँ पर गाड़ी चलाकर आने वाले ड्राइवरों की कोई सूद नहीं ली। जिस तरीके का धुआं है यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है और प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है मानो देखकर ऐसा लग रहा है अभी तो सर्दियों का मौसम दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है आकाश में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। यकीन मानिए ये कोहरा नहीं है, ये पिछले 3 दिनों से जल रही आग का धुआं है। और ये कंपोस्ट डिपो में लगी आग का धुआं अब धीरे धीरे शहर के कुछ इलाकों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है, जिसमें मुख्य तौर पर लासनपुरी गांव, लालखेड़ी, नंदन नगर, हैदरपुरा, सागर नगर, रविंद्र नगर, बाबा चौक, कोल्हापुरी गेट, पठान चौक और बहुत सारे इलाके जो आसपास के परिसर में हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ना ही मास्क की व्यवस्था है, ना ही उन्हें इस तरीके के कपड़े और वो जूते दिए गए हैं जो कि इस तरह की संवेदनशील जगहों पर कार्यरत कर्मियों को दिए जाते हैं। पता नहीं शहर प्रशासन शहर की स्वच्छता के लिए ये कौन सा कार्य कर रहा है जिसमें कई लोगों की जान को जोखिम में डालकर उनसे कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ पे कई कर्मचारियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया ना तो इस जगह पर पीने के पानी की बेहतर सुविधा है और ना ही किसी चीज़ की। यहाँ पर लाइट चली जाती है तो एक एक हफ्ता इन लोगों को बिना लाइट के रहना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। थोड़े बोलना पड़ेगा, 17 साल और 17 महीने हो रहे मेरे को यहाँ आने। यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं, हमेशा यही चल रहा, कुछ और से बोलिए, यही चल रहा है, हमेशा अंगारी रहती है। कभी किसको बोले तो कोई सुनता नहीं। रातों को फ़ोन लगा वो भी आते नहीं, बेटे साहब को फ़ोन लगा तो बोलते उठाते नहीं। फिर हमने क्या कर रहे हैं, जान भी गए तो पड़े, बीमार गिर रहा था, 2-3 दिन बीमार रहे, रात को ऐसे भाग गया मैं 2 बजे कुछ धुएँ की वजह से। अभी साथ चल रहा मेरा। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 55 है। अच्छा, और कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 17 महीने हो रहे मेरे को। 17 महीने। 17 महीने से लकड़ी दिए ना कुछ दिए, ना जूता दिए, ना कुछ दिए, ना कपड़े हमारे ना हमको आरडी कार्ड दी। अच्छा, आपका यहाँ पे काम कैसे कौन सा है वैसे? ये गाड़ियाँ वो देखना पड़ता है, बीजेपी हमारी जो रात के रहते गाड़े, वो गाड़ियों में ख्याल रखना पड़ता है, रात में धोए भी रहना पड़ता है। यानी सिक्योरिटी का काम है आपकी तरफ? तो आपके पास सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ भी नहीं है हमारे, ना जूते हैं, ना लकड़ी है, ना फटी, एक लकड़ी दी बस हमारे। तो आपने जो कंपनी है उनसे बात की थी? बोले थे, बोले 1 साल के बाद देंगे बोले उनको। अच्छा, ये तो 1100 दे बोले, कपड़े देते बोले, 1100 का देना हमको।
पगारी कितना हमको 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 5,000 रुपये पगार मिलता है। कौन से कंपनी से है आप? मताड़ी में बोलते हैं 4 जने हम, 4 जने हम रात के, दिन के 2 है, रात के 2 है। तो कभी हमारा ऐसा ख्याल है कि 2 पुलिस का इंतजाम होना है और 2 कर्मचारी बढ़ाने होना उन्होंने आग लगने के लिए, तो आग रुक जाएगी। और उससे चुनने वाले जो आ रहे हैं वो चुनने वालों काट रहे हैं, बाकी जो लोग आ रहे हैं उनको पकड़ने जाए। मशीन, एक मशीन बंद थी, मशीन जो चालू थी तो उससे सब काम हो रहा था हमारा, तो जो भाड़े की मशीन है वही बंद हुई तो सब दिखाना हुआ है। यहाँ पे जो मशीन है वो किराए से लाई है? किराए लाई थी, वही काम कर रही थी सही। अच्छा, कितने महीने से है ये? 2 महीने वो रही, 2 महीने चली है, 3-2.5 महीने बन रही है। तो अभी करीब 2.5 महीने से मशीन यहाँ पे पड़ी है बंद पड़ी। वो चालू हो गई ना तो हमारे ये परमानेंट से फाट जाता था, इतना कचरा दिखता नहीं। बाकी जो मशीन आती है वो कोई काम करते नहीं, मशीन बनना वही। महानगर पालिका के पास में ये मशीन नहीं है? नहीं, बीमार पड़ी है उनको, वो 4 महीने बीमार पड़ी उसको। यह पहला मौका नहीं है कि जब VCN न्यूज ने कंपोस्ट डिपो में चल रही अनियमितताओं को उजागर करने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार VCN न्यूज कंपोस्ट डिपो में चल रहे गलत कार्यों से आप लोगों को अवगत कराता रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बार बार फिर कोई ना कोई ऐसी घटना हो ही जाती है जो कि जनता के लिए तकलीफ दे हो। आलम यह है कि वहाँ के कर्मचारियों को ना ही दवाइयों की सुविधा है, ना ही उन्हें ऐसे कपड़े दिए जा रहे हैं जो कि इस तरह की परिस्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जाते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि वहाँ पर नाबालिग बच्चे भी काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई की नहीं जा रही। ना तो बिजली की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है, लेकिन काम चल रहा है। क्योंकि मजदूर अगर मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन ठेकेदारों का काम होना चाहिए। ठेकेदारों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए शायद प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की भी नहीं जा रही। स्वच्छता के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार ही नहीं बल्कि शहर प्रशासन भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है, और तो और बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए बताया जाता है कि जनता अपना गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता को गीला और सूखा कचरा अलग रखने की नसीहत देने वाली महानगर पालिका सारे कचरे को एक ही कंटेनर में जमा करके कंपोस्ट डिपो में डंप करवाती है। जब किसी काम पर अमल करना ही नहीं है तो फिर जनता को उस काम के लिए परेशान किया ही क्यों जाता है, यह भी सवाल महानगर पालिका के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए। इस तरीके से धुआं छाया हुआ है, नीला अंबर पूरी तरह से काला नजर आ रहा है, लेकिन कोहरा शायद महानगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों और सत्ता में बहुमत से बैठी सरकार की आंखों पर छाया हुआ है। ना ही उन्हें यहाँ के कर्मचारियों की समस्याएं दिखाई देती है और ना ही यहाँ पर पड़ी हुई अस्त व्यस्त व्यवस्था उन्हें दिखाई देती है। ना तो यहाँ के कर्मचारियों को दवाइयाँ ठीक से दी जा रही है, क्योंकि हर महीने इनकी तनख्वाह में से दवाई के नाम पर और इनके उपचार के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं, लेकिन इनके रखरखाव और इनकी सेहत को ठीक रखने के लिए एक अदद डॉक्टर इस कंपोस्ट डिपो में अवेलेबल है नहीं। पता नहीं महानगर पालिका अपने ही कर्मचारियों से फिर पैसे क्यों काट रही है जब वो सुविधाएं दे नहीं सकती। जब तक इस कंपोस्ट डिपो की व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाता, इस आग पर काबू नहीं पाया जाता, VCN न्यूज इस जगह से लगातार रिपोर्टिंग करता रहेगा और यहाँ के कर्मचारियों की और यहाँ के आसपास के इलाके से जुड़े लोगों की समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराता रहेगा, ताकि कभी ना कभी सही लेकिन महानगर पालिका की सत्ता में बैठे लोगों के कान तक हमारी और आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचे। VCN न्यूज़ के लिए कुशल लोटे के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 490 छात्र छात्राओं के बस्ती गृह है, जिसमें 183 सरकार के हाथों में 327 किराए पर दिए गए हैं। इन बस्ती गृहों में छात्राओं को मुफ्त में भोजन, निवास, निर्वाह भत्ता और किताबों के साथ अन्य चीजें भी दी जाती है। महाराष्ट्र में आदिवासी विभाग की ओर ही आदिवासी उपाय योजनाओं की जिम्मेदारी दी गई है, किंतु यह उपाय योजना कागज पर ही नजर आ रही है। आदिवासी विद्यार्थियों के विकास के लिए आश्रमशालाएं व बस्ती गृह तो उभारे गए हैं, किंतु उसमें
छात्र छात्राओं की सुविधाओं को नजरअंदाज किया गया है। इन बस्ती गृहों में साफ सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर रहने वाले छात्रों के लिए टेबल कुर्सी, सोने के लिए पलंग, पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा तक नहीं है। इन बस्ती गृहों की खिड़कियों से लेकर दरवाजे तक टूट चुके हैं। सभी आदिवासी छात्रों को इन बस्ती गृहों में रहने के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और तो और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भगवान भरोसे है। इन सभी मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपर आदिवासी आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा और साथ ही अल्टीमेटम देते हुए अपर आदिवासी आयुक्त द्वारा दखल देने की मांग की। आम्ही आम आदमी पार्टी थ्रू आदिवासी जे हॉस्टेल्स आहे अमरावतीत सगळ्या हॉस्टेलचा सर्वे केलेला होता मागच्या 1 महिन्यापासून आणि जेव्हा आम्ही हॉस्टेलचा सर्वे केला तेव्हा आम्हाला हॉस्टेलची अत्यंत विदारक अवस्था आढळून आली। हॉस्टेल्स जे आदिवासी मुलांचं हॉस्टेल्स आहे हॉस्टेलमध्ये पिण्याचं पाणी नाही आहे योग्य। जे फिल्टर्स आणि ऑरो होते ते काढून नेण्यात आले म्हणते मुलं आणि जे पाणी पितात मुलं त्या पाणीमध्ये क्षारची मात्रा अत्यंत जास्त प्रमाणात आढळली। 200 ते 300% जे क्षारचं प्रमाण होतं पाण्यात ते मुलं आज पित आहे। आणि जे अजून प्रॉब्लेम सांगायचे म्हटलं तर अजून झोपायला बेड नाही आहे मुलांना। टॉयलेट बाथरूमची जी सफाई आहे तिथे सफाई कर्मचारी नाही आहे। टॉयलेट बाथरूमची जी अवस्था आहे ती अत्यंत घाणेरडी आहे। मुलं कसे तरी त्या टॉयलेट बाथरूममध्ये जातात रोज। सफाई कर्मचारी रेग्युलर नाही असतात। तिथे वॉर्डन नाही आहे। तिथे कोणी लक्ष द्यायला नाही आहे। कोणी जर मुलगा बिमार पडला तर मेडिकल फॅसिलिटी नाही आहे। तिथे फर्स्ट एड बॉक्स नाही आहे। जर कोणत्या मुलाला लागलं काही रक्त निघालं तर त्याला साधं सोप्रोमायसिन, मलम, ग्लुकोज, डेटॉल ते कोणतीच अवस्था नाही आहे। आता त्यांनी आम्हाला 15 ते 20 दिवसाचा वेळ दिलेला आहे की ते सगळ्या गोष्टी दुरुस्त करतील। त्यामुळे आजचा जो ठिय्या आंदोलन होतं त्याला आम्ही इथे स्थगित करतो आहे 15 दिवसासाठी। पण येणाऱ्या दिवसात 15-20 दिवसात या गोष्टी जर पूर्ण नाही केल्या, आमची मांग पूर्ण नाही केली तर आम आदमी पार्टी ही अल्टिमेट चेतावणी देते आहे पूर्णचे पूर्ण आदिवासी विभाग आयुक्त आणि पीओंना की आम्ही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडू आणि सगळेच्या सगळे मुलं इथे ठिय्या आंदोलनाला येतील आणि प्रशासनाकडे याची जोरदारपणे मांग हुई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के रविंद्र कावरे, अलीम पटेल, किरण गुर्दे, प्रेमदास वानखेड़े के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई की रिपोर्ट। चांदूर रेलवे तालुका के विश्वेश्वर यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक आरोग्य केंद्र है। इस आरोग्य केंद्र में 29 सितंबर को नसबंदी कैंप शुरू था। इस दौरान आरोग्य केंद्र में कुछ महिला मरीजों के साथ एक नर्स मौजूद थी। रात का समय था। महिला मरीजों के परिवार वाले और केवल एक नर्स के अलावा डॉक्टर भी इस आरोग्य केंद्र में मौजूद नहीं थे। इस दौरान अपघात में घायल हुए मरीज को रात में कुछ शराबी लोगों ने उपचार के लिए आरोग्य केंद्र में लाया। इस मौके पर मरीज के साथ आए शराबी लोग महिला मरीजों की खोली का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगे और जबरदस्ती से महिला मरीजों की खोली की खिड़कियां खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से सभी महिला मरीज और उनके परिवार वाले काफी डर गए। इस घटना की वजह से प्रहार जनशक्ति कार्यकर्ताओं ने आक्रामक होकर संबंधित अधिकारियों पर तात्काल कार्रवाई करने की मांग की। आरोग्य केंद्र में कैंप के शुरू रहते बड़े पैमाने पर महिलाएं उपस्थित थी। इस मौके पर उनकी सुरक्षा के लिए एक भी पुरुष कर्मचारी मौजूद न रहने से कोई भी अनुचित घटना घट सकती थी। इस घटना को देखते हुए प्रहार जनशक्ति प्रहार के तालुका प्रमुख अंकुश खाड़े, सौरभ इंगड़े के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की और इस मामले में कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने का इशारा दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आरोग्य अधिकारी ने प्रशासकीय कार्रवाई के आदेश दिए। VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। अमरावती जिला के अंजनगांव सुरजी में स्थानीय पुलिस स्टेशन में शांतता समिति की बैठक बुलाई गई। इस साल दुर्गा उत्सव में डीजे के साथ डांडिया पर बंदी लगाने का आह्वान उप विभागीय पुलिस अधिकारी मुंडे ने किया है। पर्यावरण को हो रही हानि को देखते हुए और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए डीजे एवं डांडिया को बंद रखने का फैसला लिया गया है। नवरात्रि उत्सव को सभी भक्त बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, किंतु इस दौरान कोई भी अनुचित घटना न घटित होने के लिए पुलिस बंदोबस्त का नियोजन भी किया गया है। इस मौके पर शांतता समिति द्वारा सभी भाविकों को शांतिपूर्वक नवरात्रि उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया गया है। यह शांतता समिति की बैठक थानेदार सुधीर पाटिल के मार्गदर्शन में ली गई। इस मौके पर पुलिस पाटिल व शांतता समिति के सदस्यों के साथ अनेक मंडलों के पदाधिकारी और गांव के अन्य नागरिक उपस्थित थे। इस साल डीजे व डांडिया बंद होने से सभी भाविकों का उत्साह अब
कम होता दिखाई दे रहा है। VCN न्यूज के लिए सानिका वसाके की रिपोर्ट। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। अंजुमन हाई स्कूल के खान सखाउल्लाह खान का 110 मीटर हर्डल्स में राज्य स्तर पर चयन किया गया। क्रीड़ा विभाग पुणे की ओर से जिला क्रीड़ा संकुल अकोला में 7 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुए मैदानी खेलों की प्रतियोगिता में अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज खामगांव के 12वीं कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी खान सखाउल्लाह खान मोहम्मद जहीरुल्लाह खान की 110 मीटर हर्डल्स में राज्य स्तर पर चयन किया गया। खान सखाउल्लाह खान अंजुमन जूनियर कॉलेज में 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। 19 वर्ष आयु वर्ग में 110 मीटर हर्डल्स के मुकाबले में प्रथम क्रमांक प्राप्त कर अब उसका चयन राज्य स्तर पर हो गया है। सखाउल्लाह खान अपनी इस सफलता का श्रेय संस्था अध्यक्ष डॉक्टर वकारुल हक खान, एहफाजुल हक खान, प्राचार्य सैयद मुनीर, उप प्राचार्य असगर अली खान, पर्यवेक्षक मोहम्मद इदरीस, जमील अहमद, क्रीड़ा शिक्षक शकील अहमद, सैयद सोहेल, नासिर अंसारी, जमील अहमद आदि शिक्षकों को दिया। स्पोर्ट्स में मेरा खेल 110 मीटर हर्डल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3 सालों से स्टेट खेल रहा हूँ। नेशनल खेलने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी इस कामयाबी में मेरे स्कूल और स्कूल के सदर डॉक्टर वकारुल्लाह खान साहब और एहफाज सर का बड़ा हाथ है। हमारे अथॉरिटीज़ और सभी टीचर्स और मेरे तीनों पीटीआई सर ने मुझे कामयाब करने में अहम रोल अदा किया है। मैं स्टेट पर कामयाब होकर अपनी स्कूल और अपनी कौम और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इस सफलता पर उपरोक्त सभी मान्यवरों ने खान सखाउल्लाह खान की सराहना करके बधाई दी। इस कामयाबी पर अंजुमन हाई स्कूल के सभागृह में संस्था अध्यक्ष डॉक्टर वकारुल्लाह खान ने एक कार्यक्रम लेकर खान सखाउल्लाह खान का मोमेंटो प्रमाण पत्र पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 11 अक्टूबर 2018 को अमरावती महानगर पालिका के स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अमरावती शहर की जनता और शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई, जिसमें कई मुद्दों को मंजूर किया गया तो किसी मुद्दे पर रीटेंडरिंग की गई और किसी मुद्दे को स्थगित कर दिया गया। लेकिन शहर से जुड़े जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उन मुद्दों का विस्तारीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले विषय क्रमांक 72 पर चर्चा की गई, जिसमें महानगर पालिका की तरफ से संचालित सभी आरोग्य केंद्रों में उपलब्धि करने बाबत दवाइयों की खरीदी के लिए बजट को मंजूरी प्रदान की गई। उसके बाद विषय क्रमांक 78 अंतर्गत छतरी तालाब की गंदगी व साफ सफाई के लिए मशीन, डोजर, ट्रक व जेसीबी जैसी मशीनों के लिए लगने वाले दैनिक खर्चे को मजदूरों द्वारा किसी कंपनी के जरिए साफ कराने के लिए प्रस्ताव मंजूर होना था, लेकिन इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया।
फिलहाल इस पर किसी तरह की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। अमरावती महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग क्रमांक 22 में पानी की किल्लत को दूर करने और वहां के गरीब बस्तियों में पानी पहुंचाने के लिए हैंडपंप लगाने के लिए, जिससे कि वहां के लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराई जा सके, टेंडर भी पास किया गया। प्रस्ताव क्रमांक 45 अंतर्गत शहर में फैल रहे डेंगू और हॉस्पिटलों में बढ़ी मरीजों की संख्या को काबू में करने के लिए शहर में किस तरह के उपाय किए जाएं और शहर को गंदगी से किस तरह मुक्त किया जाए व शहर में फुहारनी व कीटनाशक के छिड़काव की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इस प्रस्ताव को प्रशांत डोरे की ओर से रखा गया था। झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये प्रस्ताव क्रमांक 45 श्री प्रशांतजी डोरे यांचा डेंगू आजारावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव होता। त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शहरात गेल्या 4 महिन्यापासून डेंगू आजाराने थैमान घातला आहे। त्या डेंगू आजाराशी लढण्याकरता नागरिकांना त्या आजारातून मुक्त करण्याकरता युद्ध पातळीवर प्रशासनातर्फे अमरावती महानगरपालिकातर्फे पूर्ण कारवाई करण्यात येत आहे। इसके साथ साथ अमरावती महानगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले प्रस्ताव क्रमांक 48 जो कि पिछले कई दिनों से दुविधा में अटका हुआ था, जैनोन डंकरली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अब तक स्टैंप ड्यूटी न भरे जाने के कारण यह प्रस्ताव अधूरा ही था और नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले उनके घर अब तक नहीं मिल पाए थे। लेकिन 11 अक्टूबर 2018 की स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और स्थायी समिति अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी सदस्यों ने मिलकर कई दिनों से निलंबित पड़े इस मामले को हरी झंडी दिखाई ताकि शहर की गरीब जनता को जल्द से जल्द नए घर मिल सकें। आज स्थायी समिति की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्ताव क्रमांक 48 विषय आया था, जिसके अंदर 860 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में घटक क्रमांक 3 के अंतर्गत बनाकर देना है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरने के कारण वो करारनामा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसको आज स्थायी समिति के अंदर हरी झंडी दी गई है और जल्द से जल्द उसके साथ में एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर दी जाएगी और जल्दी अमरावती शहर वासियों को घटक क्रमांक 3 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर उपलब्ध करवाया जाएगा। VCN न्यूज पिछले कई दिनों से मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी को लेकर हुई अनियमितताओं की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए स्थायी समिति ने मल्टी यूटिलिटी वैन से जुड़े सभी दस्तावेज स्थायी समिति के सभी सदस्यों को सौंपे जाए, यह प्रस्ताव पास किया ताकि इससे जुड़ी अनियमितताएं जनता के सामने लाई जा सके या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर शहर की जनता को सच्चाई से रूबरू कराया जा सके। अमरावती महानगर पालिका में शहर की जनता से जुड़े इन मुद्दों पर 11 अक्टूबर को चर्चा की गई। इसके साथ साथ 11 अक्टूबर का दिन शहर में शुरू लोड शेडिंग को लेकर भी काफी गर्मागर्म रहा। शहर के कुछ विशेष इलाकों में हो रही लोड शेडिंग को लेकर भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई। जिस तरीके से शहर के सिर्फ कुछ ही इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है और बाकी इलाकों में पहले जैसी ही व्यवस्था को बरकरार रखा गया है, इसको लेकर MIM पार्टी के पार्षदों ने आवाज उठाते हुए कहा कि यह सरासर नाइंसाफी है। त्योहारों के इस मौसम में शहर की आधी जनता को बिजली दी जा रही है और आधी जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि गलत है। यह नहीं होना चाहिए और अगर लोड शेडिंग करनी है तो अलग अलग इलाकों में 2-2 घंटे का अलग अलग टाइम बनाकर व्यवस्थित तौर पर लोड शेडिंग की जाए, जिस पर किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति न हो। आज अमरावती शहर के अंदर पिछले 2-3 दिनों से एक तरफा लोड शेडिंग चालू है। अमरावती शहर के अंदर ये एक तरफा लोड शेडिंग मुस्लिम एरिया बहुल क्षेत्र के अंदर खासतौर पर चालू है। जो चित्रा फिटर है, नौसारी फिटर है, ताज फिटर है, न्यू ताज फिटर है। एक तरफ तो हम हमारे हिंदू भाई नवरात्रों का जश्न मना रहे हैं और दूसरे एक मामला ये है कि उधर जश्न मना रहा है और दूसरा हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर में लोड शेडिंग चालू है। ये एक घोर अन्याय है पब्लिक के अंदर कि ये लोग भी एक इलेक्ट्रिक का बिल भर रहे हैं। जो मामला है सब है होने के बाद में बावजूद भी यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है।
इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये 4 फीडरों को जो इनके इसके अंदाजा है कि जो और बिजली डिपार्टमेंट ने इन्होंने ध्यान देना चाहिए। और ये जो बिजली 8 घंटे 9 घंटे एक 4 फीडर के ऊपर हो रही है, इसको पूरे फीडर के ऊपर 1-1 घंटा 2-2 घंटे जैसा तकसीम डिवाइड करना, उस हिसाब से पूरे शहर में ही लोड शेडिंग लेनी चाहिए। VCN न्यूज के लिए अक्षय गवई के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट, अमरावती।